हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स, जो है कौन सी तारीख से लेकर के 27 से लेकर के 2 तारीख तक की। ठीक है, नहीं 1-2 को तो आएगी है, तो एक दिन पहले की है। अमरनाथ यात्रा पंथा चौक बेस कैंप से रवाना होते ही तीर्थयात्रियों ने जताई खुशी। मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच तीर्थयात्रियों का एक और जत्था जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ की यात्रा पर रवाना हुआ। पंथा चौक बेस कैंप में कतार में खड़े होने के दौरान तीर्थयात्रियों ने वार्षिक तीर्थ यात्रा पर खुशी जताई। अमरनाथ तीर्थ यात्रा कल्पेश पुरोहित ने ANI से बात करते हुए कहा, हमारा 34 लोगों का समूह है, हम बहुत खुश हैं, सुविधाएं बहुत बढ़िया हैं, हम सरकार को सलाम करते हैं। एक अन्य तीर्थयात्री श्रवण राज पुरोहित ANI को बताया, हम बॉम्बे से आए हैं बाबा अमरनाथ के दर्शन का अवसर पाकर, हम बहुत उत्साहित हैं। हर किसी को अपने जीवन काल में एक बार अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहिए, यहाँ सुविधाएं बहुत बढ़िया हैं। केन्या में कर विरोधी प्रदर्शन, 39 लोग मारे गए और 360 से अधिक घायल, मानवाधिकार समूह का दावा। ये है विरोध प्रदर्शन। अल जजीरा ने राष्ट्रीय अधिकार निगरानी संस्था के हवाले से बताया कि केन्या में हाल ही में नए कर वृद्धि के खिलाफ सरकार विरोधी प्रदर्शनों में कम 39 लोगों की जान चली गई। कार्यकर्ताओं ने केन्या में इस हफ्ता विरोध प्रदर्शनों के नए दौर के लिए कमर कस ली है। केन्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग KNCHR ने सोमवार को मृतकों की संख्या की घोषणा की, जो सरकार द्वारा पूर्व में बताई गई संख्या से लगभग दोगुनी है। जो अलोकप्रिय कर वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन करते समय मारे गए थे, जिन्हें अब वापस ले लिया गया है, वो बंद कर दिया गया है, वापस ले लिया गया है। पुणे में जीका वायरस के मामले सामने आए, कुल संख्या 6 हुई। पुणे में जीका वायरस का संक्रमण लगातार फैल रहा है। एक जीका वायरस आया, कौन सा जीका वायरस, जिसका संक्रमण लगातार फैल रहा है, उसके कहाँ पे, पुणे में 6 केस और निकल गए। सोमवार को 2 और मामले सामने आए। इसके साथ ही शहर में कुल पुष्ट मामलों की संख्या 6 हो गई है, जिसमें दोनों मामलों में एंडवेन में रहने वाली गर्भवती महिलाओं से जुड़े हैं। पुणे में जीका के पहले मामले की सूचना एक डॉक्टर और उनकी किशोरी बेटी ने दी थी, जो 2 नए मामलों वाले इलाकों में रहते हैं। उनके सकारात्मक परीक्षण के परिणाम बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने निरीक्षण किया और प्रभावित क्षेत्र के नमूने एकत्र किए। शनिवार को यह पुष्टि हुई कि एंडरवेन की एक गर्भवती महिला और मुंदवा के 22 वर्षीय व्यक्ति में भी यह वायरस की पुष्टि की गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में BRS नेता के कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में CBI और ED दोनों मामलों में भारत राष्ट्र समिति नेता के कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने सोमवार को फैसला सुनाया, जिस पर 28 मई को सुनवाई हुई थी और आदेश सुरक्षित रखा गया था। कविता को 15 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय और उसके बाद 11 अप्रैल को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने विभिन्न आधारों का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी, जिसमें 2 बच्चों की मां होने की भूमिका भी शामिल थी, जिसमें से एक बच्चे को सदमे के कारण कथित तौर पर चिकित्सीय निगरानी में रखा गया है। वेटिकन में सेंट पीटर्स बेसिलिका के कर्मचारियों के लिए टैटू और शरीर छेदन पर प्रतिबंध लगाया है। वेटिकन ने शिष्टाचार बनाए रखने के लिए सेंट पीटर्स बेसिलिका के कर्मचारियों पर दिखाई देने वाले टैटू या शरीर में छेद करने पर प्रतिबंध लगाया है। सप्ताहांत में प्रकाशित यह नया विनियम बेसिलिका के प्रभारी विभाग फैब्रिका डी सैन पेड्रो के लगभग 170 गैर सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है। ये पूरा भी उसी में है। भारतीय सेना आत्मनिर्भरता की राह पर, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ये बात बोली है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज नए सेनाध्यक्ष के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। उन्होंने भारतीय सेना का नेतृत्व करने में गर्व महसूस किया तथा राष्ट्र को आश्वस्त किया कि सेना वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार है। साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के बाद जनरल द्विवेदी ने कहा, भारतीय सेना का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलना मेरे लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है। हमारे सैनिकों की वीरता और बलिदान की शानदार परंपरा और विरासत, इस अवसर पर मैं उन बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने कर्तव्य की राह पर इतने सारे बलिदान दिए। भारतीय नौसेना प्रमुख ने ढाका में अपने बांग्लादेशी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। भारतीय नौसेना के नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी
दिनेश के त्रिपाठी ने सोमवार को ढाका में शिखा अनिरबन शाश्वत ज्योति पर बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले बांग्लादेश सशस्त्र बलों के बहादुरों को श्रद्धांजलि दी। एडमिरल त्रिपाठी बांग्लादेश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। नौसेना प्रमुख ने सोमवार दोपहर को नौसेना मुख्यालय ढाका में अपने समकक्ष एडमिरल एम नजमुल हसन बांग्लादेश नौसेना के नौसेना प्रमुख के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि दोनों नौसेना प्रमुखों ने दोनों देशों और नौसेनाओं के बीच दीर्घकालिक और मजबूत संबंधों, समुद्री सहयोग बढ़ाने की पहल, क्षमता निर्माण और क्षमता वृद्धि के अवसरों, समुद्री क्षेत्र में अंतर संचालियता को बढ़ावा देने की दिशा में समन्वित संचालन सहित अन्य विषयों पर भी चर्चा की है। रक्षा मंत्री ने अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी के दावों को खारिज किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अग्निवीर योजना पर टिप्पणी की आपत्ति जताई और कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए या युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। सिंह ने गांधी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया और इस बात पर जोर दिया कि सेवा के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीरों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यह बहस शुरू हुई। विपक्ष के नेता के तौर पर अपने भाषण में गांधी ने अग्निवीर योजना की आलोचना करते हुए दावा किया कि इससे सैनिकों के बीच दरार पैदा होती है और तर्क दिया कि अग्निवीरों को आम जवानों जैसा दर्जा नहीं दिया जाता। लाओस विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि भारत आसियान का मूल्यवान साझेदार बना हुआ है। लाओस के विदेश मंत्रालय में आसियान विभाग के महानिदेशक चाउतलोंग बुआतवास के अनुसार भारत दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान का एक महत्वपूर्ण साझेदार बना हुआ है। वियेताने में एक विशेष साक्षात्कार में बुआसी सात ने कहा, भारत आसियान का एक मूल्यवान साझेदार है। भारत आसियान को समझता है और आसियान क्षेत्र में मदद करता है। इस वर्ष भारत द्वारा डिजिटलीकरण एक प्रस्ताव भी रखा गया जिसे अपनाने से भारत आसियान संबंध और मजबूत होंगे। अधिकारी ने आसियान देशों में डिजिटल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए चल रहे प्रयासों पर जोर दिया, जिसमें भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत और सिंगापुर के बीच सफल रियल टाइम भुगतान लिंकेज के बाद मलेशिया और अन्य आसियान देशों के साथ भी इसी तरह की पहल की संभावना तलाशी जा रही है। नए आपराधिक कानूनों का समर्थन किया जाना चाहिए, उनका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए, अमित शाह ने विपक्ष से ये बात कही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नए आपराधिक कानूनों का विरोध करने और उनका राजनीतिकरण करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि कानूनों को समर्थन किया जाना चाहिए। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता 1 जुलाई की मध्यरात्रि से लागू हो गए। विपक्ष की इस आलोचना पर कि कानूनों को लागू करने से पहले कोई चर्चा नहीं की गई जवाब देते हुए शाह ने कहा, विपक्ष के कुछ मित्र मीडिया के सामने अलग अलग दावे कर रहे हैं। हालांकि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि लोकसभा में 9.29 घंटे की चर्चा हुई, जिसमें 34 सदस्यों ने भाग लिया। राज्यसभा में 6 घंटे से अधिक चर्चा हुई। चर्चा में 40 सदस्यों ने भाग लिया। गाज़ा के उग्रवादियों ने इजराइल पर रॉकेट दागे, जबकि टैंक उत्तर और दक्षिण में आगे बढ़ रहे हैं। निवासियों और अधिकारियों ने बताया कि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद समूह ने सोमवार को इजराइल पर रॉकेटों की बौछार की, जो स्पष्ट रूप से शक्ति प्रदर्शन था, क्योंकि इजरायली टैंक भीषण लड़ाई के बीच गाज़ा में आगे बढ़ रहे थे। हमास के ईरान समर्थित सहयोगी इस्लामिक जिहाद की सशस्त्र शाखा ने कहा कि उसके लड़ाकों ने हमारे फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ जियोनी दुश्मन के अपराधों के जवाब में गाज़ा की बाढ़ के पास कई इजरायली बस्तियों पर रॉकेट दागे। इजरायली सेना के अनुसार लगभग 20 रॉकेटों की बौछार से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इससे पता चलता है कि इजराइल के लगभग 9 महीने के अभियान के बाद भी आतंकवादियों के पास रॉकेट क्षमताएं हैं। इजराइल का कहना है कि इसका उद्देश्य उसके खिलाफ खतरों को बेअसर करना है। वैज्ञानिकों को बर्ड फ्लू महामारी के धीमी गति से फैलने की चिंता। रॉयटर्स द्वारा 1 दर्जन से अधिक प्रमुख रोग विशेषज्ञों के साथ किए गए साक्षात्कारों के अनुसार बर्ड फ्लू के प्रसार पर नज़र रखने वाले वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ती जा रही है कि निगरानी में कमी के कारण वे नई महामारी से कई कदम पीछे रह सकते हैं। उनमें से कई 2020 से प्रवासी पक्षियों में H5N1 एवियन फ्लू के नए उप प्रकार की निगरानी कर रहे हैं, लेकिन 12 अमेरिकी राज्यों
में 129 डेयरी झुंडों में वायरस का फैलना एक बदलाव का संकेत देता है जो इसे मनुष्यों के बीच संक्रामक बनाने के करीब ला सकता है। अल्पाका से लेकर घरेलू बिल्लियों तक अन्य स्तनधारियों में भी इस संक्रमण पाया गया है। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर स्टॉक हेंसले ने कहा, ऐसा लगता है कि महामारी धीमी गति से फैल रही है। अभी खतरा बहुत कम है, लेकिन यह एक पल में बदल सकता है। भारत पाकिस्तान ने नागरिक कैदियों मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया। भारत और पाकिस्तान ने सोमवार को एक दूसरे की हिरासत में बंद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का अर्धवार्षिक आदान प्रदान किया, जिसकी पुष्टि भारत के विदेश मंत्रालय MEA ने की। यह आदान प्रदान, जो 2008 में कंसुलरी पहुंच पर द्विपक्षीय समझौते द्वारा अनिवार्य किया गया था, प्रत्येक 1 जनवरी और 1 जुलाई को होता है। भारत ने अपनी हिरासत में 366 नागरिक कैदियों और 86 मछुआरों की सूची दी है, जबकि पाकिस्तान ने 43 नागरिक कैदियों और 211 मछुआरों को सूचीबद्ध किया है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे भारतीय नागरिक हैं। जापान ने पर्यटकों की संख्या सीमित करने के लिए माउंट फूजी पर्वतारोहियों पर नए शुल्क लगाए। जापान के पवित्र माउंट फूजी पर पार्क रेंजरों ने सोमवार को सूर्योदय से लगभग 90 मिनट पहले आधिकारिक तौर पर इस वर्ष का पर्वतारोहण सत्र शुरू कर दिया, जिसमें नए मार्ग शुल्क लगाए और भीड़भाड़ को रोकने के लिए यात्रियों की संख्या सीमित कर दी गई। सुबह 3 बजे अधिकारियों ने 3776 मीटर ऊंची चोटी के आधे से भी अधिक दूरी पर स्थित स्टेशन पर नवस्थापित गेट खोला। यह जापान का प्रतीक है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जो अब रिकॉर्ड गति से देश में आ रहे हैं। पिछले वर्ष कूड़े कचरे, प्रदूषण और खतरनाक रूप से भीड़भाड़ वाले रास्ते की शिकायतें आने के बाद पर्वतारोहियों को 2000 येन $12 का भुगतान करना होगा और उनकी संख्या प्रतिदिन 4000 तक सीमित कर दी जाएगी। सेरा ने ब्लू ऑरिजिन अंतरिक्ष उड़ान के लिए भारत को साझेदार देश नामित किया है। अमेरिका स्थित अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी ने सोमवार को भारत को अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में साझेदार घोषित किया है, जिसके तहत दुनिया भर से 6 नागरिक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। एजेंसी ने कहा कि ब्लू ऑरिजिन के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम उन देशों के लोगों के लिए है जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है। चयनित नागरिक वेस्ट टेक्सास स्थित प्रक्षेपण स्थल पर प्रशिक्षण लेने के बाद ब्लू ऑरिजिन के पुनः प्रयोज्य उपकक्षीय रॉकेट न्यू शेपर्ड में 11 मिनट की यात्रा करेंगे। इंडिया को होस्ट ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024। इंडिया ने क्या करा है, ये होस्ट करा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, 3 से 4 जुलाई को। इसमें क्या क्या है, किसने ऑर्गेनाइज करा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि MEIT, ठीक है, इसने ऑर्गेनाइज करा है। 45,000 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया, पुस्तिकाएं तैयार की गई। दिल्ली पुलिस नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए तैयार। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने सोमवार से लागू हुए नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए 45,000 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA क्रमशः 1860 के भारतीय दंड संहिता IPC, 1973 के दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष पुलिस आयुक्त प्रशिक्षण छाया शर्मा ने कहा कि कार्यमान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों को नए कानूनों पर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई गई हैं। भारत में जून में सामान्य से 11% कम बारिश दर्ज की गई, IMD ने ये बात बोली है। भारतीय मौसम विज्ञान IMD के अनुसार भारत में जून में सामान्य स्तर की तुलना में 11% कम वर्षा हुई तथा जून के मध्य में मानसून के गति होने के बाद दक्षिण को छोड़कर सभी क्षेत्रों में औसत कम वर्षा हुई। IMD द्वारा संकलित आंकड़ों से पता चलता है कि जून में मध्य, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में औसत 14%, 33% और 13% कम वर्षा हुई है। अमेरिकी चुनाव शीर्ष डेमोक्रेट्स ने 2024 की दौड़ से हटने के आह्वान के बीच बिडेन की जगह लेने के लिए इनकार कर दिया है। शीर्ष डेमोक्रेट्स ने रविवार को बहस में कमजोर प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन की जगह किसी अन्य डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के रूप में नियुक्त करने की संभावना को खारिज कर दिया और पार्टी सदस्यों से डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति बनने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। ट्रंप
के साथ मंच पर बहस करते हुए बाइडेन की खराब रात के बारे में भाषण के बारे में कई दिनों तक हाथ मलने के बाद डेमोक्रेटिक नेताओं ने 5 नवंबर के चुनाव के लिए अपनी पार्टी से एक युवा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनने का आह्वान को दृढ़ता से खारिज कर दिया है। यूरो कप के अंतिम 8 में पहुंची स्पेन की सर्वोच्च टीम जॉर्जिया के सपने चकनाचूर हो गए। भारत दोहा में अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले सम्मेलन में शामिल हुआ। भारत रविवार को दोहा में शुरू हुए अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले सम्मेलन में शामिल हुआ। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव जेपी सिंह कर रहे हैं। भारत इस तीसरे सम्मेलन में भाग लेने वाले 25 देशों में से एक है, जिसका उद्देश्य तालिबान शासन के तहत अफगान लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के तरीका खोजना है। ये बैठक इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि यह पहली बार है जब तालिबान वार्ता में भाग ले रहा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने स्पष्ट किया है कि चर्चा का उद्देश्य तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाना नहीं है। अन्य प्रतिभागियों में यूरोपीय संघ, इस्लामिक सहयोग संगठन IOIC और शंघाई सहयोग संगठन SCO शामिल है। नए आपराधिक कानून लागू, आज से IPC CRPC भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली जाएगी। फ्रांस चुनाव में पहले चरण में दक्षिणपंथी नेशनल रैली की जीत हो गई है। एग्जिट पोल के अनुसार मरीन ले पेन की दक्षिणपंथी नेशनल रैली RN पार्टी ने रविवार को फ्रांस के संसदीय चुनाव के पहले दौर में ऐतिहासिक बढ़त हासिल की, लेकिन अंतिम परिणाम अगले सप्ताह होने वाले दूसरे चरण के मतदान से पहले होने वाले खरीद फरोख्त पर निर्भर करेगा। इप्सोस, इफॉक और ओपिनियवे और एल्बे के एग्जिट पोल के अनुसार RN को लगभग 34% वोट मिलते हुए देखा गया है, जो राष्ट्रपति एम्यूल मैक्रों के लिए एक बड़ा झटका है, जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में यूरोपीय संसद के चुनावों में RN द्वारा अपना टिकट गंवाए जाने के बाद तत्काल चुनाव की घोषणा की थी। ऑपरेशनल तैनाती के तहत INS रणवीर बांग्लादेश के चटगांव पहुंचा। भारतीय नौसेना का जहाज INS रणवीर शनिवार को ऑपरेशनल तैनाती के चटगांव बांग्लादेश पहुंचा। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति में रविवार को कहा गया कि बांग्लादेश की नौसेना ने INS रणवीर को गर्मजोशी से स्वागत किया, जो पूर्वी नौसेना कमान के तत्वाधान में पूर्वी बेड़े का हिस्सा है। जहाज की यह यात्रा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की 21-22 जून 2024 को भारत की राजकीय यात्रा के ठीक बाद हुई। इस यात्रा के दौरान भारतीय और बांग्लादेशी नौसेना के क्रमिक विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान प्रदान, SMEE, क्रॉस डेक दौरे, सामुदायिक संपर्क और मैत्रीपूर्ण खेल आयोजनों सहित कई तरह की व्यावसायिक बातचीत में शामिल होंगे। व्यक्ति में कहा गया कि इस तरह की बातचीत का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं और देशों के बीच मौजूदा आपसी सहयोग और समुद्री संबंधों को और मजबूत करना है। BCCI सचिव जय शाह ने टीम इंडिया के लिए 125 करोड़ रुपए की भारी भरकम पुरस्कार राशि की घोषणा की है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने रविवार को भारत की 17 वर्षों में दूसरी T20 विश्व कप जीतकर जश्न मनाने के लिए 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X, जिसे पहले ट्विटर्स के नाम से जाना जाता था, पर BCCI सचिव ने कहा कि मुझे ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 जीतने के लिए टीम इंडिया के लिए 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। BCCI सचिव ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और खेल भावना का प्रदर्शन किया। इस शानदार उपलब्धि के लिए सभी खिलाड़ियों, कोचों और सहयोगी स्टाफ को बधाई। चुप नहीं, कार्रवाई कर रहे हैं। नीट यूजी परीक्षा विवाद पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने ये बात बोली है। नीट को लेकर चल रहे विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने रविवार को कहा कि सरकार चुप नहीं है। उन्होंने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। भाजपा के एक सांसद ने ANI से कहा कि हम चुप नहीं हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कांग्रेस केवल बातें करती है जबकि हम काम करते हैं। उन्होंने भारत में आपातकाल लागू होने के 50 साल बाद भी माफ़ी नहीं मांगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी रेडियो शो शुरू करने के लिए कुवैत सरकार को धन्यवाद किया। दुनिया भर में भारतीय संस्कृति और विरासत के विस्तार पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि कुवैत सरकार ने अपने राष्ट्रीय रेडियो पर हिंदी में एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है और उन्होंने इस अद्भुत पहल के लिए सरकार और देश के लोगों को धन्यवाद दिया है। मन की बात के 111वें एपिसोड में PM मोदी ने कुवैत में प्रसारित रेडियो कार्यक्रम की ऑडियो क्लिप सुनाई। ऑडियो क्लिप में रेडियो जॉकी में कहा
कि वे भारत और कुवैत के बीच संबंधों और दोनों देशों की संस्कृति के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हर रविवार को हिंदी में 30 मिनट के लिए प्रसारित होने वाले रेडियो कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति के विभिन्न रंग देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, कुवैत सरकार ने अपने राष्ट्रीय रेडियो पर एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया और वह हिंदी में। इसे हर रविवार को कुवैत रेडियो पर आधे घंटे के लिए प्रसारित किया जाता है। इसमें भारतीय संस्कृति के अलग अलग रंग शामिल हैं। हमारी फिल्में और कला जगत पर चर्चाएं वहाँ के भारतीय समुदाय के बीच लोकप्रिय हैं। जनरल मनोज पांडे ने थल सेना अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है। जनरल मनोज पांडे, जो 4 दशक से अधिक की विशिष्ट सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हुए, थल सेना का पद त्याग दिया। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि उनके कार्यकाल को युद्ध की उच्च स्तर की तत्परता बनाए रखने और परिवर्तन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ साथ आत्मनिर्भरता पहल के लिए उनके मजबूत प्रयास के लिए याद किया जाएगा। राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम के मुख्य कोच के रूप में पद छोड़ने पर कहा, यह शानदार यात्रा थी। जैसे कि भारत ने 17 साल बाद प्रतिष्ठित T20 विश्व कप ट्रॉफी उठाई, राहुल द्रविड़ ने मैन इन ब्लू के मुख्य कोच के रूप में अपनी यात्रा पर प्रतिबंधित किया। इसे एक महान यात्रा के रूप में वर्णित किया। भारत ने बारबाडोस में T20 विश्व कप 2024 के फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हरा दिया। इस शानदार आयोजन को यह अंतिम मैच भारतीय टीम के मुख्य कोच के रूप में द्रविड़ का अंतिम मैच था। UGC मालवीय मिशन कार्यक्रम के माध्यम से 15 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रहा है। अध्यक्ष जगदीश कुमार ने ये बात बोली है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष ममडेला जगदीश कुमार ने कहा कि UGC मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम नामक कार्यक्रम के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रणाली में लगभग 15 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रहा है। शुक्रवार को गुवाहाटी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुमार ने यह कहा कि वे छात्रों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए डिग्री कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में कौशल शिक्षा को एकीकृत करने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इसलिए हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारे छात्रों को बहुविषयक और समग्र शिक्षा कैसे प्रदान की जाए। डिग्री कार्यक्रम के हिस्से के रूप में कौशल शिक्षा को कैसे एकीकृत किया जाए ताकि हमारे छात्रों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ सकें। श्योक नदी में जलस्तर अधिक होने के कारण बचाव अभियान सफल नहीं हुआ। लद्दाख दुर्घटना, भारतीय सेना जिसमें 5 सैनिक मारे गए। सेना ने कहा कि शुक्रवार रात पूर्वी लद्दाख में श्योक नदी में जल स्तर अचानक बढ़ने के कारण एक टैंक फंस गया जिससे 5 भारतीय सैन्य कर्मियों की मौत हो गई। लेह के रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने एक बयान में कहा कि 28 जून की रात को सैन्य प्रशिक्षण गतिविधि से वापस लौटते समय पूर्वी लद्दाख के सारसेर रांगसा के पास श्योक नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण सेना का एक टैंक फंस गया। बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तेज बहाव और जलस्तर के कारण बचाव अभियान सफल नहीं हो सका और टैंक चालक दल के सदस्यों की जान चली गई। महिलाओं ने टेस्ट इतिहास में एक दिन में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को 4 विकेट पर 525 रन बनाकर नया रिकॉर्ड बनाया, जो टेस्ट क्रिकेट के एक दिन में किसी भी टीम द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर है। भारत और अमेरिका ने समानीकरण शुल्क पर समझौते को 30 जून तक बढ़ाया है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने समानीकरण शुल्क पर अपने असंक्रमणकालीन समझौते को 30 जून तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। यह निर्णय दोनों देशों द्वारा अक्टूबर 2021 में अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न कर चुनौतियों का समाधान करने के लिए OECD G20 समावेशी ढांचे के 134 अन्य सदस्यों के साथ शामिल होने के बाद लिया गया। 21 अक्टूबर 2021 को ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैश्विक कर समझौते के स्तंभ 1 को लागू करते हुए संक्रमणकालीन उपायों पर एक राजनीतिक समझौता किया है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद इस समझौते की उन्हीं शर्तों को ई-कॉमर्स सेवाओं पर भारत के 2% इक्वलाइजेशन लेवी और अमेरिकी व्यापार प्रतिक्रिया पर लागू करने पर सहमत हुए, जैसा कि 24 नवंबर 2021 के बयानों में दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को बधाई दी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर गहरी पक्षपातपूर्ण अमेरिकी रिपोर्ट को किया खारिज। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश विभाग की 2023 रिपोर्ट को दृढ़ता से खारिज कर दिया है और इसे गंभीर रूप से पक्षपाती बताया है तथा भारत की सामाजिक गतिशीलता की समझ की कमी बताई है। साप्ताहिक ब्रीफिंग के दौरान दिए गए बयान में विदेश मंत्रालय
IAEA के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रिपोर्ट की आलोचना करते हुए कहा, अतीत की तरह यह रिपोर्ट भी बहुत पक्षपातपूर्ण है। इससे भारत के सामाजिक ताने बाने की समझ का अभाव है और यह स्पष्ट रूप से वोट बैंक की सोच और एक निर्देशात्मक दृष्टिकोण से प्रेरित है, इसलिए हम इसे अस्वीकार करते हैं। इजरायली सेना दक्षिणी और उत्तरी गाजा में और भी आगे बढ़ रही हैं। इजरायली सेना ने शुक्रवार को गाजा पट्टी के 2 उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में अपना आक्रमण जारी रखा तथा फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि राफा में टैंक गोलाबारी में कम से कम 11 लोग मारे गए। निवासी और हमास मीडिया ने बताया कि टैंक आगे पश्चिम में राफा के शाकौश क्षेत्र में आगे बढ़ गए, जिससे वह वहां के हजारों विस्थापित लोगों को अपने शिविरों को छोड़कर उत्तर की ओर निकटवर्ती खान यूनिस की ओर जाने पर मजबूर होना पड़ा। इजरायली सेना ने तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की। 7 मई के बाद से टैंक राफा के कई जिलों में आगे बढ़ गए हैं तथा सेनाएं मिस्र के साथ संपूर्ण सीमा रेखा और राफा क्रॉसिंग पर नियंत्रण बनाए हुए है, जो गाजा के 2.3 मिलियन लोगों के लिए बाहरी दुनिया से जुड़ने का एकमात्र प्रवेश द्वार है। विदेश मंत्री जयशंकर कजाकिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय MEA ने शुक्रवार को घोषणा की कि भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर आगामी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में देश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। शिखर सम्मेलन 3-4 जुलाई को कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में होने वाला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक ब्रीफिंग के दौरान पुष्टि की कि विदेश मंत्री वहां हमारे प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। कजाकिस्तान ने भारत से SCO की अध्यक्षता ग्रहण की है, जिसने पिछले वर्ष यह पद संभाला था और जुलाई 2023 में एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। इस वर्ष के मेज़बान कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकायव ने संयुक्त निवेश कोष की स्थापना सहित कई पहलों पर प्रस्ताव रखा है। विक्रम मिस्री भारत के नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए। भारत सरकार ने विक्रम मिस्री को देश का नया विदेश सचिव नियुक्त करने की घोषणा की है। भारत विदेश सेवा के 1989 बैच के अधिकारी मिस्री इस महत्वपूर्ण राजनयिक पद का विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मिस्री की नियुक्ति के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा रखे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में उपराष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत मिस्री 14 जुलाई को क्वात्रा के विस्तारित कार्यकाल की साप्ताहिक के बाद 15 जुलाई 2024 को अपना पदभार संभालेंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सऊदी हज की घातक गर्मी 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गई है। यूरोपीय वैज्ञानिकों के एक दल ने शुक्रवार को कहा कि सऊदी अरब में चल रही भीषण गर्मी, जो इस माह हज यात्रा पर गए 1300 लोगों की मौत का कारण बनी है, जलवायु परिवर्तन के कारण और भी बदतर हो गई है। 16 से 18 जून तक मार्ग पर तापमान कई बार 47 डिग्री सेल्सियस 117 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया और मक्का की महान मस्जिद में तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने व्यापार और कूटनीतिक मतभेदों के बीच पुलों का आह्वान किया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में पुलों के निर्माण का आह्वान किया, क्योंकि बीजिंग पड़ोसियों और व्यापारिक साझेदारों के साथ आर्थिक, व्यापारिक और क्षेत्रीय विवादों से जूझ रहा है। शी ने 70 वर्ष पहले पहली बार किए गए विदेशी मामलों के लिए चीन की मार्गदर्शक सिद्धांतों की स्मृति में आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कभी भी शांतिपूर्ण विकास के मार्ग से नहीं हटेगी। शी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह दूसरों पर हावी होने की कोशिश करने वाला एक मजबूत राज्य भी नहीं बनेगा, जिसमें म्यांमार के पूर्व राष्ट्रपति थीन सेन और वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व महासचिव नोंग डूक मान भी शामिल थे। तुर्की को FATF मनी लॉन्ड्रिंग ग्रे सूची से हटाया गया, जिससे उसकी स्थिति मजबूत हुई। अंतर्राष्ट्रीय अपराध निगरानी संस्था वित्तीय कार्यबल ने शुक्रवार को तुर्की को उन देशों की ग्रे सूची से हटा दिया जिन्हें विशेष जांच की आवश्यकता है, जिससे देश की आर्थिक सुधार योजना को बढ़ावा मिलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण की चिंताओं के कारण 2021 में तुर्की को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। हाल ही में FATF की टीम ने तुर्की के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें इन चिंताओं को दूर करने में प्रगति का आकलन किया गया था। पेरिस स्थित संस्था ने सिंगापुर में
अपनी पूर्ण बैठक के बाद एक बयान में कहा कि तुर्की ने धन शोधन निरोधक व्यवस्था में सुधार लाने और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। तुर्की के अधिकारियों ने इस कदम का स्वागत किया है, जिसे इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में सुधार तथा संभावित रूप से नए निवेश को आकर्षित करने के रूप में देखा जा रहा है। दुनिया की सबसे गर्म राजधानियों में तापमान में 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि वाले दिनों की संख्या। उच्च गति वाले व्यय हवाई लक्ष्य अभ्यास ने उन्नत बूस्टर विन्यास के साथ विकासात्मक परीक्षण पूरा किया है। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से उन्नत बूस्टर कॉन्फ़िगरेशन के साथ हाई स्पीड एक्सटेंडेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास के लगातार 6 विकासात्मक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इसके साथ ही अभ्यास ने सिस्टम की विश्वसनीयता को प्रदर्शित करते हुए 10 विकासात्मक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। विकासात्मक परीक्षण बेहतर रडार क्रॉस सेक्शन RCS विजुअल IR ऑटोमेशन सिस्टम के साथ किए गए उड़ान परीक्षण के दौरान बूस्टर की सुरक्षित रिलीज, लॉन्चर क्लियरेंस, धीरज प्रदर्शन को कवर करने वाले विभिन्न मिशनों का उद्देश्यों को सफलतापूर्वक मान्य किया गया है। और इसी के साथ करंट अफेयर हो जाती है समाप्त। धन्यवाद।